मैं श्रवण कुमार चौधरी, बायोलॉजी अध्यापक, उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी। आज का ये वीडियो बनाया जा रहा है, ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है, जिसमें पहले कुछ पढ़ाया जा चुका है। उसके आगे देखें, आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन, श्वसन। श्वसन से हम लोग सीधे समझ लेते हैं कि जनरल थिंकिंग में कि सांस को अंदर भरना, हवा को अंदर भरना और हवा को बाहर निकालना। लेकिन जीव विज्ञान में श्वसन का तात्पर्य नहीं है। जीव विज्ञान में इस क्रिया को हम सांस लेना कहते हैं। श्वसन का तात्पर्य बहुत आणविक है, गहरा है, जो कोशिकाओं में होता है, जिससे ऊर्जा निकलती है। श्वसन का मतलब सीधे वायु की अदला बदली नहीं है। श्वसन क्या है यह देखें। श्वसन वह जैविक क्रिया है, अर्थात यह केवल सजीव कोशिकाओं में ही होती है, निर्जीवों में नहीं होता है, जिसमें जीवित कोशिकाएं सरल कार्बनिक पदार्थों जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, एमिनो अम्ल आदि का एंजाइमों द्वारा ऑक्सीकरण या विघटन करके, ऑक्सीकरण भी करते हैं और विघटन भी करके ऊर्जा मतलब एटीपी का उत्पादन करते हैं। यह क्रिया श्वसन कहलाती है। अर्थात श्वसन में श्वसनीय पदार्थों का मतलब ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, एमिनो अम्ल आदि, जिनका आसानी से ऑक्सीकरण या विघटन होता है, जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, उन्हें हम श्वसनीय पदार्थ कहते हैं। तो श्वसन क्या है? श्वसन एक जैविक क्रिया है जिसमें जीवित कोशिकाएं सरल कार्बनिक पदार्थों का एंजाइमों द्वारा ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ये इसका समीकरण है, देखें। ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की सहायता से इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जिससे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त हो रही है। यह समीकरण ऑक्सी श्वसन का है, क्योंकि यह श्वसन ऑक्सीजन के द्वारा हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया श्वसन क्या है। श्वसन कोशिकाओं में होने वाली क्रिया है, जिसमें श्वसनीय पदार्थों का ऑक्सीकरण या विघटन होता है, जिससे एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा कोशिकाएं विभिन्न कार्यों में खर्च करती हैं, कोशिकीय कार्यों में खर्च करती हैं, जिससे वृद्धि, गति, उत्तेजनशीलता आदि जैविक क्रियाएं होती हैं। श्वसन के प्रकार, दूसरा टॉपिक देखें, श्वसन के प्रकार। श्वसन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। यह भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अलग अलग जीवों में होता है। पहला प्रकार है ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सी श्वसन नाम से ही स्पष्ट है कि ऑक्सी श्वसन मतलब वह श्वसन जो ऑक्सीजन की सहायता से होता है। ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है। ऐसे श्वसन को हम ऑक्सी श्वसन कहते हैं। यह संक्षिप्त रूप में केवल कॉन्सेप्ट दिया गया है। वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त होता है, ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है, उस श्वसन को हम ऑक्सी श्वसन कहते हैं। यह परिभाषा ही दी गई है। ऑक्सीजन की सहायता से होने वाला श्वसन ऑक्सी श्वसन कहलाता है, जिसका समीकरण यह है, जो उपरोक्त समीकरण है। ग्लूकोज है, यह C6H12O6 ग्लूकोज है। ये 6 अणु ऑक्सीजन लेते हैं, 6 अणु पानी के, 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और 38 अणु एटीपी के बनते हैं। फिर दूसरा प्रकार है अनाक्सी श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। कुछ छोटे जीव जैसे ईस्ट, बैक्टीरिया, उसमें हमेशा ही अवायवीय श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन मतलब बिना वायु के, बिना ऑक्सीजन के होता है।
अनाक्सीय श्वसन बिना ऑक्सीजन के होता है। एक ही बातें हैं, चाहे आप अवायवीय श्वसन कहें या अनाक्सीय श्वसन कहें। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपूर्ण विघटन होता है, पूरा विघटन नहीं होता। वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होता है और सरल कार्बनिक अणुओं का अपूर्ण विघटन होता है, उसे हम अनाक्सीय श्वसन कहते हैं। अनाक्सीय श्वसन में देखें, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का विघटन होकर के एथिल अल्कोहल C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और 2 अणु ATP बनते हैं। इस तरह से इस एथिल अल्कोहल का निर्माण तो वनस्पति कोशिकाओं में अनाक्सीय श्वसन होने पर होता है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में यदि अनाक्सीय श्वसन होता है तो एथिल अल्कोहल की जगह पर लैक्टिक अम्ल, ब्यूटारिक अम्ल आदि बनते हैं। अब हम देखें ऑक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन में अंतर। ऑक्सीय श्वसन में देखें, नंबर 1, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। यह ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, यानी यह ऑक्सीजन के बिना ही होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है ऑक्सीय श्वसन में। अनाक्सीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण विघटन होता है। इसमें अंतिम उत्पाद जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। इसमें अंतिम उत्पाद एथिल अल्कोहल व अन्य और कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य यौगिक भी बनते हैं, एथिल अल्कोहल भी बनते हैं। इसमें अधिक ऊर्जा, आप देखें कि 38 ATP इसमें बनता है, इसमें 2 ATP बनते हैं, कम ऊर्जा बनती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भाग लेती है, यानी ऑक्सीय श्वसन की क्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया भाग लेती है। कुछ क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती हैं जिन्हें क्रेब्स चक्र कहते हैं, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, तो अर्थात बिना माइटोकॉन्ड्रिया। यही कारण है कि जो एनेरोबिक बैक्टीरियाज हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया या श्वसनीय तंत्र नहीं पाया जाता। ऐसे तो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, लेकिन एरोबिक बैक्टीरिया, ऑक्सीकृत करणीय बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया के सब्स्टिट्यूट मेजोसोम्स पाए जाते हैं। छठा, क्रेब्स चक्र। ऑक्सीय श्वसन में क्रेब्स चक्र चलता है। एक जटिल चक्र है विभिन्न क्रियाओं का, जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसमें क्रेब्स चक्र नहीं चलता है। अब देखें श्वसन की क्रिया विधि। श्वसन की क्रिया विधि 3 चरणों में। देखा, जो श्वसनीय पदार्थ है ग्लूकोज, इसको आप श्वसनीय पदार्थ कहते हैं। यह श्वसनीय पदार्थ कुछ भी हो, ग्लूकोज सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से, प्रक्रिया से, जो कोशाद्रव्य में होता है, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया द्वारा 2 अणु पायरुवेट बनाते हैं, यानी पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनाते हैं। ग्लूकोज देखें 6 कार्बन वाली शर्करा है और पायरुवेट 3 कार्बन वाली शर्करा हो। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज का एक अणु टूटकर 2 अणु पायरुवेट बनता है और ऊर्जा निकलती है। यही कारण है इसका ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। अब देखें तो ग्लाइकोलिसिस का शाब्दिक अर्थ है ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लिसिस मीन्स टूटना, यानी ग्लूकोज के अणुओं का टूटना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशाद्रव्य में होती है और इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का एक अणु टूटकर 2 अणु पायरुवेट बनाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। यह क्रिया चाहे ऑक्सीय श्वसन हो या अनाक्सीय श्वसन हो, दोनों में समान रूप से होती है। ध्यान रखें, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशाद्रव्य में होती है और ऑक्सीय श्वसन अनाक्सीय श्वसन दोनों में समान रूप से होती है। अब अगर इसे ऑक्सीजन उपलब्ध है, कोशिका में ऑक्सीजन उपलब्ध है, तो यह पायरुविक अम्ल एक और क्रिया करके एसिटिल कोएंजाइम ए बना लेगा। क्या बना लेगा? एसिटिल कोएंजाइम ए बना लेगा। तो चरण 1 की भांति ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा
और क्रेब्स चक्र, यहां पर क्रेब्स चक्र द्वारा इसका पूर्ण विघटन हो जाएगा, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बन जाएंगे। दोनों ऊर्जा मिला करके 38 एटीपी बनेंगे। ध्यान रहे, पायरुवेट का अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में एसिटिल कोएंजाइम ए बना लेता है और यह एसिटिल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, जहां क्रेब्स चक्र के द्वारा जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। यदि ऑक्सीजन नहीं है, एनेरोबिक रेस्पिरेशन करना है और जंतुओं में है, पेशियों में है, पेशियों मतलब जंतुओं में, मांसपेशियों में है, तो यह पायरुवेट एसिटिल कोएंजाइम ए बनाने के बाद नहीं बनाता है, यह पायरुवेट एसिटिल कोएंजाइम ए नहीं बनाता है, सीधे पेशियों में ऑक्सीजन की उपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में टूट जाता है। अब यह लैक्टिक अम्ल 3 कार्बन वाली शर्करा रह गई, जिसके कारण कहते हैं अपूर्ण विघटन हुआ, पूरा विघटन नहीं हुआ। ये होता है जंतुओं में, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। लेकिन अनाक्सी श्वसन ही है, यदि वह यीस्ट में यानी पौधों में होता है तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल और ऊर्जा बनाता है। ध्यान रखें, जंतुओं में है तो पायरुवेट लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनाएगा, वनस्पतियों में है तो एथिल अल्कोहल और ऊर्जा बनाएगा। दोनों 3 कार्बन वाली शर्कराएं हैं और ये दोनों क्रियाएं कोशाद्रव्य में होती हैं। इस तरह से श्वसन की क्रिया विधि शार्ट संक्षिप्त रूप में है, बहुत डिटेल में आप इंटर के क्लासों में पढ़ेंगे। यहाँ इतना ही है कि ग्लूकोज से ऊर्जा निष्कर्षण की 3 रीतियां हैं। एक ऑक्सी श्वसन में जो माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण विघटन होता है, दूसरा जंतु पेशियों में लैक्टिक अम्ल ऊर्जा बनता है, तीसरा एथिल अल्कोहल और ऊर्जा बनता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक ऊर्जा मिलता है, जैसा अंतर में आपको बताया गया है। अंतर लिखते समय लास्ट में दोनों के समीकरण भी लिख देते हैं।